हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। अगर आप गेट 2023-24 के एस्पिरेंट है और अगर आप EECIN के स्टूडेंट हैं तो गेट एकेडमी डिफरेंट कोर्सेज ऑफर करता है। क्या क्या कोर्सेज हैं देखते हैं। गेट एकेडमी ऑफर करता है लाइव क्लासरूम प्रोग्राम, जो कि ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम होता है। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा ऑफलाइन में चलता है, ठीक है। इसमें एक और बेनिफिट रहता है, लाइव क्लासरूम तो हम अटेंड करते ही हैं, साथ ही साथ इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलते हैं। मतलब जैसे अगर सुबह एक सेशन हुआ, वो आपने अटेंड किया तो ठीक है, अगर आप नहीं करते हैं तो भी वो उसका रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास अवेलेबल रहेगा, तो बाद में आप अपना टाइम निकाल के जिस हिसाब से उसको कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक चैट बॉक्स दिया रहता है जिसमें कि आप लाइव सेशन में ही फैकल्टी से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जितना भी रीडिंग कंटेंट है वो आपको डिजिटल और प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल रहता है, ठीक है। ये जो लाइव क्लासरूम है ये आपको अवेलेबल रहता है, दैट इज एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म, दैट इज गेट एकेडमी लाइव पे। इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है आपको पेन ड्राइव कोर्स, जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस दिए जाते हैं। इसमें आपको इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है दैट इज जी ड्राइव कोर्स। इट इज ऑल्सो अ बेस्ट ऑफलाइन मोड ऑफ वीडियो कोर्स, ठीक है। इसमें बस ये है कि हमें जो भी वीडियोस है उन्हें डाउनलोड करना होता है, ठीक है, ठीक है। बट इसमें भी हमें इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है वीडियो ऑन डिमांड, दैट इज वीओडी, ठीक है। बट इसके लिए हमें एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है टैबलेट कोर्स, जिसमें आपको एक टैबलेट प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज सैमसंग गैलेक्सी टैब ए, जिसमें कि गेट एकेडमी की सारी एप्लीकेशन पहले से ही लोडेड रहती हैं। आपको सारे वीडियोस पहले से रिकॉर्डेड रहते हैं, ठीक है। तो ये भी आप ले सकते हैं, वीओडी इज ऑल्सो गुड। इसमें आपको लाइव इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बिल्कुल ऑफलाइन कोर्स ऐसा है, ठीक है। कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग भी गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है, जिसमें कि टेक्निकल क्लासेस होती हैं, जिसमें सारे लैंग्वेजेस आपको पढ़ाए जाते हैं। एप्टीट्यूड रीजनिंग की 100+ क्लासेस होती हैं, पीडी सेशंस होते हैं, पर्सनल इंटरव्यू गाइडेंस होती है, ठीक है। तो सीआरटी भी गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है पोस्ट गेट गाइडेंस प्रोग्राम। गेट क्वालिफाई करने के लिए या तो आप एमटेक पे जाएंगे या पीएसयू के लिए जाएंगे, तो दोनों के लिए ही गेट एकेडमी प्रोग्राम प्रोवाइड करता है, जिससे कि आपको आगे किस तरीके से क्या क्या आईआईटीज हैं, क्या क्या आईएम्स हैं, इसकी पूरी नॉलेज, वहां का क्या प्रोसीजर है, पीएसयूज उसके जो इंटरव्यूज हैं उसके लिए भी आपको गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, ठीक है। इवन एलुमनाई जो भी पुराने होंगे उनसे आपको इंटरेक्ट किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है जो जितने भी कोर्सेज हैं उसमें 3 डिफरेंट टाइप के कोर्सेज हैं, बेसिक, एसेंशियल और जीनियस, ठीक है। अगर हम बात करें वीडियो लेक्चर्स की, तो वीडियो लेक्चर्स तीनों में प्रोवाइडेड रहते हैं। वर्कबुक प्रिंटेड आपको सिर्फ एसेंशियल जीनियस में मिलता है, पीडीएफ आपको तीनों में मिलता है, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन बुक आपको सिर्फ जीनियस में प्रोवाइड किया जाता है, बैग आपको एसेंशियल और जीनियस में प्रोवाइड किया जाता है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सिर्फ आपको एसेंशियल जीनियस में मिलेगी, बेसिक में नहीं मिलेगी। एक्सेस टू डाउट पोर्टल ये तीनों में रहेगा, स्पेशल लाइव ऑनलाइन सेशन आपको तीनों में मिलता है। इसमें से आप कोई भी कोर्स अगर ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9713113156 पे, या फिर आप विजिट कर सकते हैं gateacademy.co.in पे। इसके अलावा अगर हम बात करें गेट एकेडमी पब्लिकेशन की, जो कि बहुत ही अच्छी है, जिसमें अगर हम टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर गेट सॉल्यूशन बुक देखें तो इंजीनियर मैथमेटिक्स, इंजीनियर जनरल एप्टीट्यूड दोनों की अवेलेबल है फॉर ऑल ब्रांचेस। कॉमन टॉपिक की अगर हम बात करें कहां पे, दैट इज इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन की, तो उसके लिए आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। कोर सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन की सेपरेट बुक आपको मिलती है कोर के, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मशीन्स की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 अलग आती है, जिसमें कि आपको पूरा थ्योरी, पूरा आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से बुक बनाई गई है, ठीक है। इस बुक को भी आप ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 1 में ट्रांसफॉर्मर और डीसी मशीन है, वॉल्यूम 2 में इंडक्शन और सिंक्रोनस मशीन है। बहुत शानदार बुक है ये, ठीक है। इसके अलावा ईएमटी और कम्युनिकेशन की भी सेपरेट बुक हम प्रोवाइड करते हैं।
ठीक। नाउ इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर, अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट ऑफ द सिंक्रोनस जनरेटर। ठीक है, ये हो गया ई एंगल डेल, ये हो गया आपका आई ए, ये हो गया आपका जेड इज इक्वल टू आर ए प्लस जे एक्सेस, ये हो गया आपका आई ए, ये हो गया दैट इज बी इक्वल टू वी एंगल 0। ठीक है, अब हम बात करें अगर सिंक्रोनस इंपिडेंस, दैट इज जेड इज इक्वल टू आर ए प्लस जे एक्सेस, और वी कैन से दैट इज इक्वल टू जेड इज एंगल मैग्नीट्यूड, जेड इज एंगल थीटा एस। जेड एस का अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो जेड एस मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, दैट इज रूट आर ए स्क्वायर प्लस एक्सिस स्क्वायर। अगर हम थीटा एस की बात करें, इसके इम्पिडेंस एंगल की बात करें तो जाएगा दैट इज tan इनवर्स एक्सेस अपॉन आर ए, ये हो जाएगा ना। हमें पता है दैट इज E इज इक्वल टू वी प्लस आई ए इंटू जेड एस, और वी कैन से दैट आई ए इज इक्वल टू आई ए इज इक्वल टू E अपॉन जेड एस प्लस V अपॉन जेड एस, और वी कैन से दैट आई ए इज इक्वल टू E एंगल डेल अपॉन जेड एस एंगल थीटा एस। अच्छा, ये माइनस आएगा, दैट इज माइनस V एंगल 0 अपॉन जेड एस एंगल थीटा एस, और वी कैन से दैट आई ए इज इक्वल टू E अपॉन जेड एस एंगल डेल माइनस थीटा एस माइनस V अपॉन जेड एस एंगल माइनस थीटा एस, और वी कैन से दैट आई ए conjugate that is E upon ZS angle theta S minus del minus V upon ZS angle theta S. तो ये आ गया हमारा आई ए कॉन्जुगेट। आईसी नहीं, आइए आइए, आईसी कहाँ पे, आइए आइए आइए, आर्मेचर करंट वही सेम है। बताऊंगा हल्का बाद में, ठीक है, अभी नहीं, अभी अपन डेरिवेशन के बीच में। चलो नोटेड यहाँ तक। ये हल्का किसी एक क्वेश्चन के लिए नहीं होना चाहिए, पूरे पेपर के लिए होना चाहिए, आपका एक माइंडसेट होना चाहिए पूरे पेपर के लिए। यू हैव टू बी काम फॉर एनी सिचुएशन।
Noted? Now, electrical power output SOG, that is equal to VIA conjugate, that is equal to POG plus J QOG. So SOG equal to V angle 0 into IA conjugate की वैल्यू आईए कॉन्जुगेट की वैल्यू पीछे से उठा के रख दी हमने SOG दैट इज इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट ऑफ द सिंक्रोनस जनरेटर वी आई कॉन्जुगेट V की वैल्यू कितनी है V एंगल 0 आईए कॉन्जुगेट की वैल्यू हमने निकाली ये हमने यहाँ पे पुट कर दी तो ये आ गया दैट इज SOG दैट इज इक्वल टू EV अपॉन ZS एंगल थीटा S माइनस डेल माइनस V स्क्वायर अपॉन ZS एंगल थीटा S। अगर हम इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करें तो हो जाएगा दैट इज POG दैट इज इक्वल टू EV अपॉन ZS cos थीटा S माइनस डेल माइनस V स्क्वायर अपॉन ZS cos थीटा S। सिमिलरली अगर QOG की बात करें तो दैट इज EV अपॉन ZS साइन थीटा S माइनस डेल माइनस V स्क्वायर अपॉन ZS साइन थीटा S। ये कहलाता है रियल पावर आउटपुट। क्या कहलाता है? रियल पावर आउटपुट। और ये क्या कहलाएगा? रिएक्टिव पावर आउटपुट। हमें पता है कि ZS इक्वल टू RA प्लस जे एक्सेस इक्वल टू ZS कॉस थीटा S प्लस जे ZS साइन थीटा S होगा। दैट इज कॉस थीटा S इक्वल टू हम बोल सकते हैं दैट इज RA अपॉन ZS साइन थीटा S इक्वल टू एक्सेस अपॉन ZS। वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, ये देखिए तो ये हो जाएगा दैट इज POG इक्वल टू EV अपॉन ZS cos थीटा S माइनस डेल माइनस V स्क्वायर अपॉन ZS Z स्क्वायर इंटू RA। QOG इक्वल टू EV अपॉन ZS साइन थीटा S माइनस डेल माइनस V स्क्वायर अपॉन ZS। ये फॉर्मूला भी बोल सकते हैं हम इसका। ये सेकेंड स्लाइड है अनिकेत। अनिकेत ये सेकेंड स्लाइड है। बिल्कुल दिव्या, बिल्कुल मैंने बताया ही था, जैसा पावर सिस्टम में इक्वेशन आती है वैसी है ये, सेंडिंग एंड पावर, रिसीविंग एंड पावर, वैसे बस उसमें ABCD पैरामीटर्स और आ जाते हैं।
नोटेड। अगर हम बात करें मैक्सिमम वैल्यू, तो पीओजी इक्वल टू हो जाएगा, दैट इज पीओजी की मैक्सिमम वैल्यू दैट इज ई वी अपॉन जेड एस माइनस वी स्क्वायर आर ए अपॉन जेड एस स्क्वायर। कब? जब when cos थीटा एस माइनस डेल इक्वल टू 1। और इसकी वैल्यू 1 कब होती है? जब थीटा एस माइनस डेल इक्वल टू 0, थीटा एस इक्वल टू डेल। सिमिलरली क्यू ओ जी की वैल्यू की बात करें, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा, दैट इज ई वी अपॉन जेड एस माइनस वी स्क्वायर एक्स एस अपॉन जेड एस स्क्वायर। कब? जब साइन थीटा एस माइनस डेल इक्वल टू 1, थीटा एस माइनस डेल इक्वल टू पाई बाय 2, थीटा एस इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस डेल। z इज इक्वल टू होता है, दैट इज आर ए प्लस जे एक्सेस इफ आर ए इक्वल टू 0, जेड एस इक्वल टू जे एक्सेस। तो जेड एस का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, दैट इज आर ए एक्सेस के बराबर, और थीटा एस हो जाएगा दैट इज प्लस 90 डिग्री। उसके हिसाब से अगर हम देखें पी ओ जी दैट इज इक्वल टू ई वी अपॉन एक्सेस कॉस ऑफ 90 माइनस डेल माइनस 0, तो 0 हो गया। तो ये हो जाएगा दैट इज पी ओ जी इक्वल टू ई वी अपॉन एक्सेस साइन डेल अगर हम बात करें क्यू ओ जी इक्वल टू ई वी अपॉन एक्सेस साइन 90 माइनस डेल माइनस वी स्क्वायर अपॉन एक्सेस। हमें डेरिवेशन याद नहीं रखना है, हमें एंड रिजल्ट्स याद रखने हैं। तो अगर हम बात करें एंड रिजल्ट्स, ये वाली भी मैं तो बोलता हूँ ये वाली भी याद रखना है तो याद रखिए, बट इससे पहले वाली याद रखिए, दैट इज ई वी अपॉन जेड एस कॉस थीटा एस माइनस डेल माइनस पी स्क्वायर अपॉन जेड एस इंटू कॉस थीटा एस। ठीक है। सिमिलरली क्यूओजी के लिए याद रखें, और ये वाली इक्वेशन कि आर ए को अगर हमने नेग्लेक्ट कर दिया तो पीओजी इज इक्वल टू बी ई वी अपॉन एक्सेस साइन डेल and QG is equal to EV upon XS cos del minus V square upon XS. वैसे तो ज़्यादातर गेट में ऐसा होगा कि आर ए की वैल्यू को वो नेग्लिजिबल ही मानेंगे। ठीक है, ज़्यादातर आपको यही वैल्यूज़ का यूज़ करना होगा। नोटेड।
ना अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब हम वैल्यू पुट करते हैं, जब हम बोलते हैं पर फेज, जब हम बोलते हैं पर फेज तो हम बोलते हैं दैट इज पी ओ जी इक्वल टू ई वी अपॉन एक्सेस साइन डेल। तो जब हम कहते हैं पर फेज मतलब पर फेज में ये ई फेज हो गया, बी फेज हो गया अपॉन एक्सेस साइन डेल। पर जब हम कहते हैं थ्री फेज, थ्री फेज मतलब पी थ्री फेज में क्या हो जाएगा, दैट इज थ्री वी फेज ई फेज अपॉन एक्सेस साइन डेल। हमें पता है कि जो लाइन वोल्टेज होता है दैट इज वी फेज रूट थ्री वी फेज होता है। V phase equal to V line divided by root 3 and E phase is also V line divided by root 3। तो P3 phase क्या हो जाएगा, P3 phase equal to 3 into V line divided by root 3 into E line divided by root 3 sin of del। तो ये हो जाएगा दैट इज P3 phase equal to V line E line upon axis sin del। इसका मतलब ये है, या तो आप अगर परफेज वैल्यूज रख रहे हैं तो परफेज वोल्टेज रख रहे हैं तो ये हो जाएगा परफेज रियल पावर आउटपुट। अगर आप लाइन वोल्टेजेस को रख देते हैं, लाइन वोल्टेजेस को यहां पे रख देते हैं तो ये थ्री फेज पावर आपकी फाइंड आउट हो जाएगी। मतलब सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो, P इज इक्वल टू ईवी अपॉन एक्सेस साइन डेल। अगर आप इसमें लाइन वोल्टेज रखते हो तो थ्री फेज आएगा, फेज वोल्टेज रखते हो तो पर फेज आएगा। और यही क्यूओजी के लिए भी हो जाएगा, सिमिलर फॉर क्यूओजी। ठीक है, दैट इज फॉर स्टार कनेक्शन। याद रखना ये चीज जो मैं बता रहा हूं, फॉर स्टार कनेक्शन। नोटेड, आगे बढ़ें। चलो क्वेश्चन। हाँ गोविंदा, मैंने बोला ना आता भी नहीं है, आता भी नहीं है, प्रोबेबिलिटी भी कम है उसकी। चैप्टर 3 क्वेश्चन नंबर 6, चैप्टर 3 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 5 है दैट इज नॉट ऑफ अ मशीन्स, दैट इज द क्वेश्चन ऑफ पावर सिस्टम। ठीक है, इससे पहले जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 इज द क्वेश्चन ऑफ मशीन्स। वो गलती से यहाँ पे आ गया।
चले भाई, क्या दिया हुआ है? A synchronous generator is connected to an infinite bus with the excitation of EF equal to 1.3. EF equal to E equal to 1.3 per unit. The generator has a synchronous reactance of 1.1 per unit, X is equal to 1.1 per unit, and is delivering a real power of 0.6 per unit to the bus. Real power, मतलब POG equal to 0.6 per unit to the bus. Assume that the infinite bus voltage is 1 per unit, V is equal to 1 per unit. Neglect the stator resistance, RA equal to 0. भाई स्टेटर रेजिस्टेंस मतलब क्या हुआ? स्टेटर में आर्मेचर लगा होता है, आर्मेचर का रेजिस्टेंस 0. द रिएक्टिव पावर सप्लाइड बाय द मोटर इज, Q की वैल्यू पूछी गई है. नहीं हल्का नहीं होता. जनरेटर में अंदर कौन सा पावर जाता है? मैकेनिकल पावर. हां, आर्मेचर का पावर आप निकाल सकते हो, VA ऑफ द पावर डेवलप्ड एट द आर्मेचर, वो आप निकाल सकते हो. दैट इज E इंटू IA कॉन्जुगेट होगा, बट उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती नहीं है. मैं उसका भी डेरिवेशन कराता हूं, मगर यहां कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी अपन को. चल, हमें निकालना है रिएक्टिव पावर. रिएक्टिव पावर क्या होता है भाई? रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला देखें क्या है. रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला है EV अपॉन एक्सेस कॉस डेल माइनस V स्क्वायर अपॉन एक्सेस. एक्सेस पता है, V पता है, E पता है, डेल नहीं पता है, बट हमें P पता है. P इक्वल टू 0.6 इज इक्वल टू EV अपॉन एक्सेस साइन डेल. 0.6 इज इक्वल टू E 1.3 इंटू V 1 एक्सेस 1.1 साइन डेल. यहां से डेल निकल जाएगा, तो रियल पावर से हमने क्या निकाल दिया? डेल. दैट इज 30.51 डिग्री. अब तो सिंपल है. रिएक्टिव पावर इज इक्वल टू 1.3 इंटू 1 अपॉन 1.1 कॉस ऑफ 30.51 माइनस V स्क्वायर 1 स्क्वायर अपॉन 1.1. तो रिएक्टिव पावर आ गया, दैट इज 0.109 पर यूनिट. ठीक है दिव्या, वेरी गुड. ठीक है गोविंदा, सही है, वेरी गुड. धर्मेंद्र, वेरी गुड. ठीक है साग्निक. सिंपल है क्वेश्चन. मैंने बताया अगर क्वेश्चन आएगा भी तो पर यूनिट में पूछा जाएगा ज्यादातर, और आरए को भी नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा. देखो दोनों चीजें कर दी हमने. मैंने आपको बताया हल्का हमेशा याद रखो, अप टू 3 डिजिट दिया करो आंसर सही. ठीक है, चाहे वो राउंडेड ऑफ बोले नहीं बोले कोई दिक्कत नहीं. क्लियर एंड नोटेड.
चल, a non-salient pole synchronous generator, non-salient pole मतलब cylindrical, having a synchronous reactance of 0.8 per unit is supplying 1 per unit power to the unity होगा, unity power factor load, मतलब ये कह रहे हैं जो रियल पावर आउटपुट है POG दैट इज इक्वल टू 1 पर यूनिट, और यूनिटी पावर फैक्टर मतलब cos थीटा इक्वल टू 1 of a terminal voltage of V equal to 1.1 per unit, neglecting the armature resistance RA equal to 0. The angle of the voltage behind the synchronous reactance with respect to the angle of the terminal voltage in degrees is the voltage behind the synchronous reactance with respect to the angle of the terminal voltage. बताओ क्या होगा भाई, क्या पूछ रहे हैं? The angle of the voltage behind the synchronous reactance. ये होता है जे एक्स ए आर, ये होता है जे एक्सएल, ये होता है आर ए। हालांकि यहाँ पे आर ए की वैल्यू को 0 बोल दिया गया, तो ये क्या होता है जे एक्सेस, क्या बोला गया है? द एंगल ऑफ द वोल्टेज बिहाइंड द सिंक्रोनस रिएक्टेंस, सिंक्रोनस रिएक्टेंस के बिहाइंड में कौन सा वोल्टेज होता है? ई डेल वी एंगल 0 विद रिस्पेक्ट टू द एंगल ऑफ द टर्मिनल वोल्टेज, मतलब टेल की वैल्यू बोली गई है। क्लियर है? वोल्टेज बिहाइंड द, अगर बोलते लीकेज रिएक्टेंस तो ई आर होता, वोल्टेज बिहाइंड द सिंक्रोनस रिएक्टेंस मतलब एक्स आर प्लस एक्सएल, तो इसके बिहाइंड में कौन सा होता है? ई एफ, और ई एफ और वी के बीच में दैट इज डेल। ठीक है भाई। अब पीओजी की बात करें तो पीओजी इक्वल टू ईवी अपॉन एक्सेस साइन डेल, बट ईवी तो नहीं पता है हमें। एक और तरीका है, P इक्वल टू ईवी अपॉन एक्सेस होता है साइन डेल, और एक और चीज होता है वी आई ए कॉस थीटा होता है ये, तो ये हो जाएगा दैट इज 1 इक्वल टू 1.1 इंटू आई ए इंटू कॉस थीटा, यूनिटी पावर फैक्टर। सो आई ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ध्यान से सुनिएगा, फिर से सुनिएगा। बिहाइंड द सिंक्रोनस रिएक्टेंस का मतलब क्या हुआ? बिहाइंड मतलब पीछे। जब हम बोलते हैं बिहाइंड द लीकेज इंपिडेंस तो ई आर होता है, दैट इज आर ए और एक्सएल के बीच में, मतलब यहां पे ई आर होता था। जब हम बोल रहे हैं बिहाइंड द सिंक्रोनस रिएक्टेंस मतलब एक्सेस के पीछे, तो एक्सेस के पीछे क्या आएगा? ई कितना आ गया? 0.909। आइए आ गया। अब हमें पता है यूनिटी पावर फैक्टर के लिए tan xi इक्वल टू tan del इक्वल टू आई ए एक्सेस अपॉन वी प्लस आई ए आर ए, दैट इज आई ए एक्सेस अपॉन वी, डेल इक्वल टू tan इनवर्स आई ए दैट इज 0.909 इंटू एक्सेस, एक्सेस की वैल्यू कितनी है? 0.8, 1.1। $33.46। ठीक है दिव्या, ठीक है।
क्लियर है? ठीक है सागनी, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट। चलिए देखिए, तीन टाइप के लोड हैं। पहला लोड रेजिस्टिव लोड। अगर ये रेजिस्टिव लोड होता है ठीक, अगर ये एक रेजिस्टिव लोड है, ये क्या है, एक लोड है जिसके अक्रॉस वोल्टेज V है, करंट IA फ्लो रहा है। अगर मैं कहता हूं ये एक रेजिस्टिव लोड है, रेजिस्टिव लोड का मतलब क्या हुआ, रेजिस्टिव लोड का मतलब ये हो, क्या अगर इस पर्टिकुलर फेज में वोल्टेज है V, तो करंट भी क्या होगा, सेम फेज में होगा, दैट इज IA। अगर ये रेजिस्टिव लोड है तो V अगर यहां होगा तो IA सेम फेज में होगा। अगर V और IA सेम फेज में, इसका मतलब ये है कि अगर हम पावर की बात करें, रियल पावर, P इज इक्वल टू व्हाट, V इंटू आई, क्यों लिख रहा हूं, V इंटू आई कॉस थीटा इक्वल टू 1, तो ये जगह V इंटू आई। अगर मैं इसकी रिएक्टिव पावर आउटपुट की बात करूं तो P आई साइन थीटा इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है P इज नॉट इक्वल टू 0 बट रिएक्टिव पावर इज इक्वल टू 0। कोई डाउट? दैट मीन्स अगर कोई रेजिस्टिव लोड है तो वो रियल पावर तो कंज्यूम करेगा मगर रिएक्टिव पावर कंज्यूम नहीं करेगा, और हम कह सकते हैं ये यूनिटी पावर फैक्टर पे काम कर रहा है, रेजिस्टिव लोड और यूनिटी पावर फैक्टर। हाँ दिव्या, कर सकते हैं, कर सकते थे बिल्कुल। अगर मैं कहता हूं ये एक इंडक्टिव लोड है, ये क्या है आपका इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड का मतलब कॉस थीटा लैगिंग, पावर फैक्टर लैगिंग। अगर कॉस थीटा लैगिंग, इसका मतलब ये है अगर ये वोल्टेज V है तो डेफिनेटली IA इससे लैग करेगा बाय सम एंगल, मतलब इंडक्टिव लोड कॉस थीटा लैगिंग, IA कुछ लैग करेगा। इसका मतलब इसकी कुछ रियल पावर वैल्यू होगी VI कॉस थीटा और कुछ रिएक्टिव पावर वैल्यू भी होगी VI साइन थीटा। सो P इज नॉट इक्वल टू 0, रिएक्टिव पावर इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, बट इस पर्टिकुलर केस में हम कहेंगे कि अगर ये इंडक्टिव लोड है मतलब RL लोड होगा, RL लोड होगा या फिर RLC लोड होगा, मगर इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा, इंडक्टेंस कैपेसिटेंस से ज्यादा होगा। अगर ऐसा होता है तो इट कंज्यूम्स रियल पावर एज वेल एज इट कंज्यूम्स रिएक्टिव पावर। तो हम कहते हैं कि जब इंडक्टिव लोड होता है तो ये रिएक्टिव पावर को कंज्यूम करता है और रियल पावर को भी कंज्यूम करेगा। ठीक है, दोनों नॉट इक्वल टू 0। अगर मैं कहता हूं कि ये कैपेसिटिव लोड है, कैपेसिटिव लोड मतलब कॉस थीटा लीडिंग। कॉस थीटा लीडिंग का मतलब, कॉस थीटा लीडिंग का मतलब अगर ये V है तो IA इसको क्या करेगा, लीड करेगा बाय सम एंगल।
तो यहां पे देखा जाए तो रियल पावर भी नॉट इक्वल टू जीरो, रिएक्टिव पावर भी नॉट इक्वल टू जीरो। बट इंडक्टिव और कैपेसिटिव में अंतर यह होता है कि हाँ, ये रियल पावर तो कंज्यूम करेगा P, मगर ये रिएक्टिव पावर डिलीवर करेगा। मतलब ये एक कन्वेंशन है कि हम मानते हैं कि अगर इंडक्टिव लोड रिएक्टिव पावर को कंज्यूम करता है तो कैपेसिटिव लोड हमेशा रिएक्टिव पावर को डिलीवर करता है। कंज्यूम रिएक्टिव पावर, और यहां हम बोलेंगे डिलीवर्स रिएक्टिव पावर। इसका मतलब जब हम कहेंगे यूनिटी पावर फैक्टर रिएक्टिव पावर जीरो, जब हम कहेंगे कि लैगिंग पावर फैक्टर का मतलब रिएक्टिव इट कंज्यूम्स रिएक्टिव पावर। जब हम कहेंगे दैट इज कैपेसिटिव लोड और लीडिंग पावर फैक्टर, तो हम कहेंगे इट डिलीवर्स रिएक्टिव पावर। इट इज अ कन्वेंशन, यही सब लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। इट इज अ कन्वेंशन, यही सब लोग फॉलो करते हैं कि ये कन्वेंशन है कि इंडक्टिव लोड रिएक्टिव पावर को कंज्यूम करता है और कैपेसिटिव लोड रिएक्टिव पावर को डिलीवर करता है। ऐसा जरूरी नहीं है दिव्या, मोर देन और लेस देन ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं भाई? ऐसा नहीं होता दिव्या, ऐसा नहीं होता, जरूरी नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं, ये तो वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम भी यही कन्वेंशन लेके चलेंगे। आई ले लो भाई, आई ले लो, कोई दिक्कत नहीं, आई ले लो, मत लो आइए, वैसे तो जो इच्छा ले सकते हैं, मगर ठीक है, आई ले लो, ठीक है। वो क्या है, अपन सिंक्रोन से आइए आइए लिख रहे हैं ना, तो आइए लिखने की आदत पड़ गई। वो तो एक जनरल नाम है, कोई भी नाम रख सकते हो। ये भी हटा दो, आइए, या सब में आइए लिख लेना, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। धर्मेंद्र जरूरी नहीं है, वैसे तो हमेशा डेल की वैल्यू स्मॉल रखते हैं हम, आपको याद होगा, आपने पावर सिस्टम स्टेबिलिटी में पढ़ा है, स्टेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए डेल की वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए, तो हम डेल की वैल्यू स्मॉल रखते हैं, होना भी यही चाहिए फॉर बेटर स्टेबिलिटी। चलो, नोटेड। नाउ अगर हम किसी भी मोटर की बात करें, मोटर मोटर के अक्रॉस वोल्टेज, मोटर में फ्लो होने वाला करंट, ठीक है भाई। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें, बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मोटर, चाहे कोई भी मोटर हो, इंडक्शन मोटर हो, सिंक्रोनस मोटर हो, मोटर अगर कह दिया गया है तो मोटर क्या है? आपके घर में जो मोटर लगी वो क्या है? सोर्स या लोड है? लोड है। इसका मतलब जब भी मोटर की बात होगी तो ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा लोड के साथ हुआ। मतलब अगर मैं कहता हूं कि वर्क्स एट यूनिटी पावर फैक्टर,
यूनिटी पावर फैक्टर का मतलब क्या हुआ, अगर ये बोल रहे हैं कि वर्क्स एट यूनिटी पावर फैक्टर, मतलब P तो नॉट इक्वल टू जीरो बट रिएक्टिव पावर इक्वल टू जीरो। अगर हम कहते हैं इट वर्क्स एट लैगिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर, अगर लैगिंग पावर फैक्टर कहते हैं तो इसका मतलब ये खुद एक इंडक्टिव लोड की तरह है। किसकी तरह है, इंडक्टिव लोड की तरह है। अगर ये इंडक्टिव लोड की तरह है तो इंडक्टिव लोड क्या करता है, हमेशा रिएक्टिव पावर को कंज्यूम करता है, कंज्यूम रिएक्टिव पावर, ठीक है, मतलब ये रिएक्टिव पावर को कंज्यूम करेगा। तीसरा, वर्क्स एट, अगर हम कहते हैं कि भाई ये एक मोटर है, वर्क्स एट लीडिंग पावर फैक्टर, हम कहते हैं कि भाई ये मोटर लीडिंग पावर फैक्टर पे काम कर रही है, इसका मतलब ये है कि ये खुद एक कैपेसिटिव लोड की तरह हो गया। अगर ये कैपेसिटिव लोड की तरह हो गया तो कैपेसिटर तो हमेशा रिएक्टिव पावर क्या करता है, डिलीवर करता है, तो हम वही लेंगे दैट इज डिलीवर्स रिएक्टिव पावर। अब अगर ये मोटर है, मोटर मोटर मोटर, और अगर ये मोटर है तो मोटर तो हमेशा रियल पावर को कंज्यूम ही करता है, तो हम कहेंगे मोटर ऑलवेज कंज्यूम रियल पावर, मोटर ऑलवेज कंज्यूम रियल पावर। बात समझ में आ गई। अफजल जी सब प्रूफ कर दूंगा, धैर्य तो रखो, लिखो तो, टेंशन मत लो, सब करवा दूंगा मैं। अभी इसी का तो जादू करना है अपन को सिंक्रोनस में। नोटेड। हाँ जी बिल्कुल, मोटर यूनिटी पावर फैक्टर पे क्यों नहीं काम कर सकता भैया, करवा देंगे अभी अपन सिंक्रोनस को, टेंशन मत लो। बाकी मोटर तो नहीं होंगी, इंडक्शन तो नहीं मानेगी, वो तो बोलेगी भाई मैं तो लैगिंग पावर फैक्टर पे ही काम करूँ, मगर सिंक्रोनस मोटर जो है ना वो लैगिंग पे भी काम कर सकता है, लीडिंग पे भी कर सकता है, यूनिटी पे भी कर सकता है। धैर्य रखिए और नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि मोटर यूनिटी पावर फैक्टर पे काम नहीं कर सकता, इसका मतलब आप पहली बार पढ़ रहे हैं सिंक्रोनस। क्लियर है, नोटेड। बढ़े आगे, चलिए अब बात आती है जनरेटर की। जनरेटर,
अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं कहता हूं जनरेटर वर्क्स एट यूनिटी पावर फैक्टर, जनरेटर वर्क्स एट यूनिटी पावर फैक्टर, तो हमेशा याद रखो आपको जनरेटर को नहीं देखना है। अगर हम कहते हैं इट वर्क्स एट यूनिटी पावर फैक्टर, मतलब इसके लोड को देखना है। जब भी जनरेटर का कहा जाएगा कि भाई ये जनरेटर वर्क करता है यूनिटी पावर फैक्टर पे, तो आप बोलेंगे जनरेटर नहीं, इसका लोड यूनिटी पावर फैक्टर है। इसका लोड यूनिटी पावर फैक्टर है, मतलब ये एक रेजिस्टिव लोड है। ये एक रेजिस्टिव लोड है, तो इसका रियल पावर तो कंज्यूम करेगा, मतलब रियल पावर तो ये इसको डिलीवर करेगा, बट रिएक्टिव पावर क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि भाई रेजिस्टेंस को कोई रिएक्टिव पावर की जरूरत नहीं होती है। दूसरी बात, अगर हम कहते हैं वर्क्स एट लैगिंग पावर फैक्टर, वर्क्स एट लैगिंग पावर फैक्टर, मतलब अगर कहते हैं कि जनरेटर वर्क्स एट लैगिंग पावर फैक्टर, मतलब इसका जो लोड है वो लैगिंग है। अगर लोड लैगिंग है तो वो एक इंडक्टर की तरह काम कर रहा है। अगर वो इंडक्टर की तरह काम कर रहा है तो वो रिएक्टिव पावर कंज्यूम करेगा। अगर वो रिएक्टिव पावर कंज्यूम करेगा, अगर वो रिएक्टिव पावर कंज्यूम करेगा तो डिलीवर कौन करेगा? डिलीवर करेगा जनरेटर। अगर जनरेटर डिलीवर करेगा तो जनरेटर किसकी तरह एक्ट कर रहा है? कैपेसिटर की तरह काम कर रहा है। मतलब जनरेटर डिलीवर्स रिएक्टिव पावर, सो इट डिलीवर्स, मतलब जनरेटर डिलीवर्स रिएक्टिव पावर। अगर हम कहते हैं कि जनरेटर वर्क्स एट लीडिंग पावर फैक्टर, जनरेटर जनरेटर वर्क्स एट लीडिंग पावर फैक्टर, मतलब जनरेटर का जो लोड है, जनरेटर से जो लोड कनेक्टेड है वो लीडिंग पावर फैक्टर, मतलब वो कैपेसिटर है, वो कैपेसिटिव लोड है। अगर वो कैपेसिटिव लोड है इसका मतलब वो रिएक्टिव पावर डिलीवर करेगा, और कैपेसिटर अगर रिएक्टिव पावर डिलीवर करेगा तो कंज्यूम कौन करेगा? जनरेटर करेगा। और अगर जनरेटर रिएक्टिव पावर कंज्यूम कर रहा है मतलब ये खुद एक इंडक्टर की तरह काम कर रहा है। तो हम कहेंगे जनरेटर एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट व्हेन इट वर्क्स एट लीडिंग पावर फैक्टर इट कंज्यूम्स रिएक्टिव पावर। पावर फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि रिएक्टिव पावर होगा नहीं होगा, कंज्यूम करेगा डिलीवर करेगा। मगर ये जनरेटर है, इट ऑलवेज डिलीवर्स रियल पावर। ठीक है, ठीक है, पूरी बात रिपीट करूंगा, पहले एक बार नोट डाउन करके एक्नॉलेज करो। अरे अमित बाबू, मैंने कहीं लोड के बारे में तो कहा ही नहीं। लोड तो लोड ही रहेगा, जनरेटर हमेशा रियल पावर जनरेट ही करेगा। लोड सोर्स की बात नहीं हो रही है, यहां रिएक्टिव पावर के फ्लो की बात हो रही है। तीनों केस में जनरेटर रियल पावर डिलीवर करेगा
और तीनों केस में लोड की तरह एक्ट करके रियल पावर कंज्यूम करेगा। ये जो आप लोड सोर्स बोलते हैं ये रियल पावर के ऊपर डिपेंड करता है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। पावर फैक्टर के कारण रिएक्टिव पावर में चेंज हो रहा है सिर्फ। और इस चीज को एकदम आप अपने ग्रिप में ले लो। ये जो 3 केसेस में बताएं, जो वी कर्व, इन्वर्टेड वी कर्व होता है ना, उस पर कभी गेट पे क्वेश्चन आता है, वो इसी में कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपका ये स्पेस स्ट्रांग होल्ड है तो ये बेस है, एक प्रकार से उसका बेस है, इस बेस पे स्ट्रांग होल्ड है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं कभी भी। याद रखो, जब भी लोड कह रहे हैं, लोड के लिए तो हम पढ़ चुके हैं, जब भी हम मोटर कह रहे हैं तो मोटर तो लोड ही होता है, तो जैसा लोड के लिए कह रहा है वैसे ही, मगर जनरेटर के लिए उल्टा हो जाता है। अब जनरेटर के लिए देखो, बस जब भी कहा जाए कि जनरेटर का ये पावर फैक्टर है, मतलब समझ जाओ जनरेटर से कनेक्टेड लोड का पावर फैक्टर वो है। ठीक है, अब देखो फिर से, अगर मैं कहता हूं जनरेटर वर्क्स एट यूनिटी पावर फैक्टर, मतलब इसका जो लोड है वो रेजिस्टिव है। अगर लोड रेजिस्टिव है तो रिएक्टिव पावर 0 है। अगर मैं कहता हूं जनरेटर वर्क्स एट लैगिंग पावर फैक्टर, मतलब जनरेटर लैगिंग पे नहीं काम कर रहा है, इसका लोड लैगिंग पावर फैक्टर पे काम कर रहा है। इसका लोड अगर लैगिंग पावर फैक्टर पे काम कर रहा है मतलब वो इंडक्टिव लोड है। अगर इंडक्टिव लोड है तो वो रिएक्टिव पावर कंज्यूम करता है। अगर वो रिएक्टिव पावर कंज्यूम करता है तो डिलीवर कौन करेगा? जनरेटर। और अगर जनरेटर रिएक्टिव पावर डिलीवर करेगा मतलब ये खुद कैपेसिटर की तरह काम कर रहा है, तो हम कहेंगे जनरेटर डिलीवर्स रिएक्टिव पावर। मतलब जब वो वर्क करेगा लैगिंग पावर फैक्टर पे तो वो रिएक्टिव पावर को डिलीवर करेगा, क्योंकि उसका जो लोड है वो इंडक्टिव है और इंडक्टिव लोड रिएक्टिव पावर को कंज्यूम करता है। दूसरी बात, तीसरा, अगर हम कहते हैं कि जनरेटर वर्क्स एट लीडिंग पावर फैक्टर, मतलब इसका जो लोड है वो लीडिंग पावर फैक्टर पे काम कर रहा है। लीडिंग पावर फैक्टर मतलब उसका लोड कैपेसिटिव है, और अगर उसका लोड कैपेसिटिव है तो वो रिएक्टिव पावर डिलीवर करेगा। अगर वो रिएक्टिव पावर डिलीवर करेगा तो कंज्यूम कौन करेगा? जनरेटर करेगा। अगर जनरेटर रिएक्टिव पावर कंज्यूम कर रहा है तो वो खुद इंडक्टर है, तो हम कहेंगे जनरेटर कंज्यूम्स रिएक्टिव पावर। ये जो सोर्स और लोड चिल्ला रहे हो ना आप लोग मैसेज में, भूल जाओ ये सब बातें। ये जो सोर्स लोड की बात करते हो ना कि मोटर सोर्स की तरह कर रहा है लोड, अरे भाई यहाँ ये स्टडी स्टेट कंडीशन के बारे में assumption है। मैं मशीन में कहीं आपको ट्रांजिएंट या फिर फॉल्ट एनालिसिस थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ। फॉल्ट एनालिसिस में मोटर एक्ट एज ए सोर्स, उसको भूल जाओ, उसको यहाँ मिक्सअप मत करो। फिर से आप क्या कर रहे हो, सब मिक्स करके विस्फोट कर दोगे। जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनो, जो मैं बता रहा हूँ वो याद रखो, आगे बढ़ो। दोनों अलग अलग एनालिसिस होते हैं। स्टडी स्टेट एनालिसिस, हम स्टडी स्टेट एनालिसिस करते हैं। मैं ट्रांजिट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फॉल्ट एनालिसिस की बात नहीं कर रहा हूं। बिल्कुल, इसलिए मैं बोल रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं वो याद करते जाओ। याद करोगे तो फायदे में रहोगे। चलो नाउ अब देखिए, अगर मैं बात करता हूं एक इंडक्शन मोटर की, इंडक्शन मोटर, ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। इंडक्शन मोटर इज अ सिंगली एक्साइटेड मशीन। अब ये सिंगली एक्साइटेड मशीन का मतलब क्या हुआ? सिंगली एक्साइटेड मशीन का मतलब इसके स्टेटर में तो आप सप्लाई देते हो, बट रोटर शॉर्ट सर्किट की तरह रहता है, उसमें जो बाइंडिंग होती है उसे हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, उसमें कोई सप्लाई नहीं देते। अगर हम स्टेटर में सप्लाई देते हैं तो सिंगली एक्साइटेड वर्ड का मतलब क्या हुआ? एक्साइटेशन तो हम हमेशा यूज करते हैं फ्लक्स के लिए। इसका मतलब यह है इंडक्शन मोटर इज अ सिंगली एक्साइटेड मशीन, सो टू प्रोड्यूस मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स इट ड्रॉज मैग्नेटाइजिंग करंट फ्रॉम द सोर्स ओनली। देखिए, ये एक इंडक्शन मोटर है, ये एक इंडक्शन मोटर है, ठीक है। इसके स्टेटर में ये सप्लाई रहता है, 3 फेज सप्लाई, ठीक है। इसका जो रोटर होता है वो ये है रोटर, इसके अंदर भी 3 फेज वाइंडिंग होती है, मगर आप इसको क्या कर देते हो? शॉर्ट सर्किट कर देते हो। इसका मतलब इंडक्शन मोटर इज अ सिंगली एक्साइटेड मशीन, इसके अंदर जो भी फ्लक्स प्रोड्यूस होता है
इस इंडक्शन मोटर में जो भी फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, जो भी मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, उस मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स के लिए जो मैग्नेटाइजिंग करंट है वो कहां से आता है, वो यहां से आता है। इसका मतलब यह है अगर मैग्नेटाइजिंग करंट पूरा सोर्स से आ रहा है तो जो सोर्स है वो इसको देख के क्या समझेगा कि भाई ये मेरे से मैग्नेटाइजिंग करंट ले रहा है, किसके लिए ले रहा है, मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए। अगर ये मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए मैग्नेटाइजिंग करंट ले रहा है तो सोर्स को तो लगेगा ये क्या है, एक इंडक्टर है, मतलब ये एक इंडक्टिव लोड है। उसको क्या दिखेगा, ये एक इंडक्टिव लोड। एक इंडक्टर की तरह दिखेगा। आप बोलोगे ठीक है भाई तुम इंडक्टर की तरह दिख रहे हो तो एक काम करो, रियल पावर तो तुम लेते ही हो, रिएक्टिव पावर भी लो, रिएक्टिव पावर भी लो। ठीक है, तो अगर वो रिएक्टिव पावर लेता है तो हम कहते हैं इंडक्शन मोटर ऑलवेज वर्क्स एट लैगिंग पावर फैक्टर। क्योंकि भाई वो इंडक्टिव लोड है तो हम कहेंगे ये मोटर है, और मोटर मतलब खुद लोड, मतलब इट वर्क्स एट लैगिंग पावर फैक्टर। तो मैं लिखवा रहा हूं, पॉइंट देखिए आप, इट इज अ सिंगली एक्साइटेड मशीन टू प्रोड्यूस मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स draws magnetizing current from stator only। स्टेटर से ही पूरा का पूरा मैग्नेटाइजिंग करंट ये ड्रॉ कराता है। सो ऑलवेज वर्क्स एट लैगिंग पावर फैक्टर, consume reactive power। बिल्कुल गोविंदा, बिल्कुल बोल सकते हैं। मैंने तो कहीं एज्यूम वर्ड बोला ही नहीं, मैंने तो मनोज कहीं बोला ही नहीं कि एज्यूम करना है, सब कुछ रियल है, इसमें कुछ एज्यूम थोड़ी ना करना है। ठीक है, मैंने कुछ बोल दिया क्या एज्यूम करने वाली बात? एज्यूम नहीं है ही इंडक्शन मोटर। एज्यूम का मतलब ये था, मैंने ये बोला कि ऐसा सोचो, देखकर ये ऐसा लगेगा। नहीं अलका, ऐसा नहीं है। अभी देखो अगले स्लाइड में देखो क्या चेंज आएगा। यहां तक नोट डाउन करो, यहां तक चीज क्लियर है। इंडक्शन मोटर इज अ सिंगली एक्साइटेड मोटर टू produce a magnetizing flux, it draws magnetizing current from the supply, so it acts as inductive load, it works at lagging power factor, it consumes reactive power, that's it। अभी देखते जाओ गोविंदा, अभी अपन को धीरे से सिंक्रोनस में जाना है, इसलिए अपन सारी चीजें इंडक्शन भी समझा दे रहा हूं, इसलिए कुछ नहीं है, एक एक स्लाइड है बस उनकी। चल, अब बात आती है इंडक्शन जनरेटर की। ठीक है भाई, इंडक्शन जनरेटर
अब देखिए नाम क्या है, इंडक्शन जनरेटर। ध्यान से सुनिएगा, इंडक्शन जनरेटर ऑल्सो इट इज ऑल्सो अ सिंगली एक्साइटेड मशीन, ऑल्सो सिंगली एक्साइटेड मशीन, इट इज ऑल्सो अ सिंगली एक्साइटेड मशीन। अब मशीन सिंगली एक्साइटेड है मतलब, और पता है इंडक्शन जनरेटर है तो अंदर मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स तो प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स प्रोड्यूस होगा तो इसके लिए मैग्नेटाइजिंग करंट कहां से आएगा, रोटर की वाइंडिंग तो अंदर ही खत्म हो जाती है, वो तो अंदर ही शॉर्ट सर्किट है। अगेन टू प्रोड्यूस द मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स इट ड्रॉज मैग्नेटाइजिंग करंट फ्रॉम द सप्लाई। अगेन ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, सप्लाई के ऊपर डिपेंडेंट है कि इसको भी क्या चाहिए, मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए मैग्नेटाइजिंग करंट चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर मैं कहूं कि भाई ये है एक इंडक्शन जनरेटर, तो ये बोल रहा है कि भाई इट इज अ सिंगली एक्साइटेड मशीन, फॉर प्रोड्यूसिंग द मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स इट रिक्वायर्स मैग्नेटाइजिंग करंट फ्रॉम द सप्लाई। मतलब ये खुद एक इंडक्टर की तरह काम कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, ऑल्सो सिंगली एक्साइटेड मशीन टू प्रोड्यूस मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स draws मैग्नेटाइजिंग करंट फ्रॉम सप्लाई। सो एक्ट एज इंडक्टर। भाई जहां पे भी जो भी फ्लक्स प्रोड्यूस करता है वो इंडक्टर की तरह काम करता है। अब अगर ये इंडक्टर की तरह काम करता है तो हमें पता है इट रिक्वायर्स रिएक्टिव पावर, इट कंज्यूम्स रिएक्टिव पावर। ये रिएक्टिव पावर क्या करता है, कंज्यूम करता है, इट कंज्यूम्स रिएक्टिव पावर। अगर ये रिएक्टिव पावर कंज्यूम कर रहा है तो इसको रिएक्टिव पावर कोई डिलीवर करने वाला चाहिए। अगर इसको रिएक्टिव पावर डिलीवर करने वाला चाहिए तो इसका रिएक्टिव पावर डिलीवर कौन कर सकता है, रिएक्टिव पावर तो सिर्फ एक ही कर सकता है, वो है कैपेसिटर। मतलब इसका जो लोड होगा इट शुड बी ऑलवेज लीडिंग पावर फैक्टर, इट्स लोड शुड बी ऑलवेज कैपेसिटिव। इसलिए फॉर रिएक्टिव पावर इट्स लोड should be always कैपेसिटिव। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप मेरे को ये बताओ कि ये समझ में आ गया कि जो इंडक्शन जनरेटर था ये खुद इंडक्टर की तरह काम करता है, इसका लोड कैपेसिटिव होना चाहिए क्योंकि इसको खुद के रिएक्टिव पावर के लिए जो मैग्नेटाइजिंग करंट चाहिए, मतलब खुद इंडक्टर को जो रिएक्टिव पावर चाहिए वो डिलीवर करने वाला चाहिए। इसका रिएक्टिव पावर डिलीवर कौन करेगा, कैपेसिटर करेगा। इसका मतलब लोड कैपेसिटिव है। मुझे बताइए कि इंडक्शन जनरेटर वर्क्स एट, यहां पे मैं क्या बोलूंगा कि इंडक्शन जनरेटर वर्क्स एट लैगिंग पावर फैक्टर या लीडिंग पावर फैक्टर, इंडक्शन जनरेटर वर्क्स एट लैगिंग पावर फैक्टर या लीडिंग पावर फैक्टर। जब भी हम जनरेटर की बात करते हैं मतलब उसका लोड देखते हैं, उसका लोड क्या है, कैपेसिटिव, तो बोलेंगे इंडक्शन जनरेटर ऑलवेज वर्क्स एट लीडिंग पावर फैक्टर। यही तो प्रॉब्लम है इंडक्शन जनरेटर के साथ, यही तो प्रॉब्लम है इंडक्शन जनरेटर के साथ। नहीं तो हर जगह इंडक्शन जनरेटर आपको नहीं दिखता। इंडक्शन जनरेटर बोलता है कि भाई मेरा जो लोड होना चाहिए वो कैपेसिटिव होना चाहिए। अब आपके घर के पास आपने बोला कि चलो यहां पे एक इंडक्शन जनरेटर लगाते हैं हम, ठीक है, इंडक्शन जनरेटर लगा देते हैं। तो इंडक्शन जनरेटर लगा तो दूंगा मगर वो कहता है कि आपका लोड कैपेसिटिव होना चाहिए। आपने बोला कि भाई मेरे घर में तो सब इंडक्टिव लोड है, मैं कहां से कैपेसिटिव लोड लेकर आऊं, तो वो बोलता है नहीं मेरे को तो कैपेसिटिव लोड चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक कैपेसिटर बैंक लगाना पड़ेगा। आइसोलेटेड इंडक्शन जनरेटर ऑलवेज नीडेड अ कैपेसिटर बैंक फॉर इट्स रिएक्टिव पावर डिमांड। अब कहीं पे आपको लिखा होगा कि भाई इंडक्शन जनरेटर ऑलवेज वर्क्स एट लीडिंग पावर फैक्टर, तो आपको अब ये बात समझ में आ जाएगी कि हमेशा क्यों कहा जाता है कि इंडक्शन जनरेटर वर्क्स एट लीडिंग पावर फैक्टर और इंडक्शन मोटर ऑलवेज वर्क्स एट लैगिंग पावर फैक्टर।
कुछ नहीं गोविंदा, उसमें डेल्टा कनेक्टेड कैपेसिटर्स लगे रहते हैं, कैपेसिटर्स, सॉलिड स्टेट कैपेसिटर्स। ठीक है दिव्या, ठीक है। मैंने क्या बोला तो मुझे तो याद ही नहीं है, फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। लिखवा दूं क्या, क्या लिखा था मैंने बोला था कि फॉर phi m it act as inductor, so for its reactive power demand its load should be कैपेसिटिव, यही बोला होगा मेरे ख्याल से। फिर से पूरी बात को रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अच्छा वो मैंने बोला था, हाँ ठीक है, ठीक है। फॉर आइसोलेटेड इंडक्शन जनरेटर के लिए, आइसोलेटेड इंडक्शन जनरेटर के लिए कैपेसिटर बैंक रिक्वायर्ड होता है। अब ये आइसोलेटेड क्यों, ग्रिड क्यों नहीं? ग्रिड में क्या होता है, ग्रिड में फायदा ये होता है कि क्या होता है, इंडक्शन जनरेटर जहां लगता है ना, तो बगल में बहुत सारे सिंक्रोनस जनरेटर लगते हैं, और सिंक्रोनस जनरेटर बहुत ही कमाल का जनरेटर होता है। वो रिएक्टिव पावर कंज्यूम भी कर सकता है, वो डिलीवर भी कर सकता है। आप जैसा चाहो वैसा उसको बना सकते हो। जैसे यहाँ पे इंडक्शन जनरेटर देख रहे हैं ना, कि इसको तो वो ये तो बोल रहा है कि भाई मैं नहीं जानता, मुझे तो हमेशा रिएक्टिव पावर चाहिए, आप कहीं से भी ला के दो। मगर सिंक्रोनस जनरेटर बहुत शानदार होता है, वो कहता है कि आपको रिएक्टिव पावर की जरूरत है, मैं दे देता हूं। आपको रिएक्टिव पावर भेजना है मेरी तरफ, मैं ले लूंगा। तो सिंक्रोनस जनरेटर जो होता है वो दोनों काम कर लेता है, रिएक्टिव पावर सप्लाई भी कर देता है और कंज्यूम भी कर लेता है। मगर जो इंडक्शन होता है ना, वो कहता है कि नहीं भाई, मैं डिलीवर नहीं कर सकता हूं, मैं सिर्फ रिएक्टिव पावर कंज्यूम कर सकता हूं। तो जब ग्रिड से कनेक्ट होता है तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं होती। इंडक्शन जनरेटर को जो रिएक्टिव पावर डिमांड होती है ना, वो बोलता है भाई मेरे को 10 एम्पियर दे दो। तो ग्रिड में बाकी जो सिंक्रोनस जनरेटर लगे होते हैं वो बोलते हैं रुको, हम लोड को तो दे ही रहे हैं। जैसे हम लोग के घर में हम लोग को रिएक्टिव पावर की डिमांड होती है, हम लोग रिएक्टिव पावर कंज्यूम करते हैं, लैगिंग लोड होता है। तो इंडक्शन सिंक्रोनस जनरेटर हमें दे देता है कि भाई इनको चाहिए, इनको दे देते हैं। तो बगल में अगर कोई इंडक्शन जनरेटर होता है, इंडक्शन जनरेटर बोलता है कि मैं रियल पावर डिलीवर कर दूंगा, मगर मुझे रिएक्टिव पावर की जरूरत पड़ेगी। तो वो जो सिंक्रोनस जनरेटर बगल में लगे रहते हैं, हम लोड को दे ही रहे हैं, तो मैं भी थोड़ा सा दे देते हैं। तो ग्रिड में दिक्कत नहीं होती। बट आइसोलेटेड, जहां पे अकेला एक इंडक्शन जनरेटर लगा हुआ है, वहां पे दिक्कत होती है। वहां पे कोई और सिंक्रोनस जनरेटर होता नहीं देने के लिए, तो वो क्या करता है, लोड से मांगता है कि भाई तुम दो मुझे रिएक्टिव पावर। तो वो बोलते हैं भाई हम कहां से देंगे, हम तो लैगिंग लोड है। तो क्या करते हैं, वहां पे कैपेसिटर बैंक लगा के हम उसको रिएक्टिव पावर डिमांड फुलफिल करते हैं। ये होता है। ठीक है, चलो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनिएगा। इंडक्शन जनरेटर, इंडक्शन जनरेटर टू प्रोड्यूस मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स, to produce magnetizing flux, it draws magnetizing current from the supply because it is a singly excited machine, so it draws magnetizing current from the stator supply. If it draws magnetizing current to develop the magnetizing flux, so it acts as an inductor. If it acts as an inductor, so it consumes reactive power. अगर ये reactive power consume कर रहा है तो इसे deliver कौन करेगा, इसका load. So its load should be capacitive. If its load should be capacitive, so its load delivers reactive power. अगर ये reactive power, इसका जो load है वो capacitive है, so it always works at leading power factor. तो induction generator always works at leading power factor. ठीक है, अब इसको रिएक्टिव पावर की हमेशा डिमांड है। ठीक है, अब दो जगह इंडक्शन जनरेटर यूज हो सकता है, या तो ग्रिड के साथ या आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब अकेला, मतलब अकेला एक खेत में एक लोड लगा हुआ है और बोल रहे हैं आप हम यहां पे इंडक्शन जनरेटर लगा देते हैं। तो इंडक्शन जनरेटर बोलता है मैं रियल पावर तो आपको दे दूंगा, बट रिएक्टिव पावर मुझे चाहिए पड़ेगी। वो लोड कह रहा है कि भाई हम सब तो इंडक्टिव होते हैं, हम कहां से आपको रिएक्टिव पावर दे रहे हैं, हम तो खुद कंज्यूम करते हैं। तो आप बोलते हैं कि चलो एक कैपेसिटर बैंक लगाते हैं, यहां पे एक कैपेसिटर बैंक लगा दिया। कैपेसिटर बैंक क्या करता है, वो जो लोड है उसको भी रिएक्टिव पावर दे देगा और जो जनरेटर है उसको भी रिएक्टिव पावर दे देगा, कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आइसोलेशन में हमेशा कैपेसिटर बैंक की रिक्वायरमेंट रहती है। बट अगर मैं बात करूं ग्रिड की, जैसे अगर मान लो यहां पे बहुत सारे ग्रिड लगे हैं, ये देखो ये यहां पे बहुत सारे सिंक्रोनस जनरेटर लगे हैं। ठीक है, सिंक्रोनस जनरेटर,
सिंक्रोनस जनरेटर, सिंक्रोनस जनरेटर, सिंक्रोनस जनरेटर, ये एक लोड को डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, सिंक्रोनस जनरेटर एक लोड को डिलीवर कर रहे हैं। ये लोड इंडक्टिव ही होता है। लोड क्या होता है? इंडक्टिव होता है। तो लोड इंडक्टिव होता है तो लोड को तो दोनों चीजें चाहिए, रियल पावर भी, रिएक्टिव। अभी हम रियल पावर की बात नहीं कर रहे हैं, हम रिएक्टिव पावर की बात कर रहे हैं। मान लो ये बोल रहा है मुझे 10 एम्बियर चाहिए। कितना चाहिए? 10 एम्बियर। ठीक है, ठीक है, ये प्रोड्यूस करता है 4 एम्बियर, ये करता है 4 एम्बियर, और इसने प्रोड्यूस कर दिया 2 एम्बियर। इसे 10 एम्बियर की जरूरत थी, 4 2 और 4 4 और 2 एम्बियर। ठीक है, 4 4 और 2 एम्बियर, मतलब 10 एम्बियर इसको दे रहा था। आपने बोला कि मेरे को रियल पावर की और जरूरत है, तो आपने क्या करा, यहां पे एक एडिशनल इंडक्शन जनरेटर लगा दिया। इंडक्शन जनरेटर ने बोला मैं लोड को एक्स्ट्रा रियल पावर तो दे दूंगा। मान लो इसकी डिमांड थी 10 मेगावाट की, तो 4 मेगावाट इसने दे दिया, 4 मेगावाट इसने दे दिया, और 2 मेगावाट इसने दे दिया। इससे ज्यादा ये नहीं दे सकता था। इसने बोला मेरे को 10 से ज्यादा की जरूरत है, मतलब मुझे 12 मेगावाट की जरूरत है। इन्होंने बोला भाई हम तो 10 ही दे सकते हैं, तो आपने एक इंडक्शन जनरेटर लगा दिया। इंडक्शन जनरेटर ने बोला चलो मैं 2 मेगावाट इसको दे दूंगा, 2 मेगावाट मतलब रियल पावर दे दूंगा, मगर मुझे रिएक्टिव पावर की जरूरत पड़ेगी। रिएक्टिव पावर की मान लो इसे 2 एम्पियर की जरूरत है, तो कौन इसकी फुलफिल करता है? तो ये जो इंडक्शन जनरेटर होते हैं ना, ये ही इसको 2 की जगह हो जाएगा, दैट इज 4। तो ये भी हो गया 4, ये भी हो गया 4, ये भी 4। तो ये क्या करता है, इस इंडक्शन जनरेटर को रिएक्टिव पावर सप्लाई कर देता है, जो इंडक्शन जनरेटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ग्रिड से लगाने पे फायदा ये होता है कि सिंक्रोनस जनरेटर आपका इंडक्शन को भी दे देता है, लोड को भी दे देता है। बस ये है वो क्वेश्चन। चलो क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना इंटरेस्टिंग है कि नहीं? मगर क्या होता है, जब तक चीजें पूरी समझ में नहीं आए तो इंटरेस्टिंग लगता नहीं है, और समझ में आ जाए तो बहुत मजेदार है। अब बात आती है सिंक्रोनस मशीन की। हाँ अलका, बिल्कुल अलका का कहना सही है कि सर फिर तो सब जगह सिंक्रोनस जनरेटर यूज करते हैं, इंडक्शन यूज करने की जरूरत क्या है? मगर इंडक्शन का एक फायदा होता है। सिंक्रोनस में क्या दिक्कत है? सिंक्रोनस में ये दिक्कत है, नाम देखो क्या है उसका, सिंक्रोनस। सिंक्रोनस मतलब उसकी स्पीड हमेशा ns के बराबर होनी चाहिए। आप बोलते कि भाई मेरे को 50 हर्ट्ज चाहिए, तो आपका जो रोटर है वो, अगर जो मशीन 4 पोल है तो 1500 आरपीएम पे ही घूमनी चाहिए। अगर ऐसा आपके पास प्राइम मूवर है और ऐसी आपके पास चीजें हैं कि आप 1500 पे उसको घुमा दिया, तो बहुत अच्छी बात है, आपको 50 हर्ट्ज मिल गया। बट अगर ऐसा कहीं पे प्राइम मूवर है जो कि सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं घूम रहा है, वेरिएबल स्पीड है, कभी कम कभी ज्यादा ऐसे आगे घूम रहा है, और मुझे वहां से पावर की रिक्वायरमेंट है, अगर स्पीड कम ज्यादा होती रहेगी तो सिंक्रोनस जनरेटर तो वो काम कर नहीं पाएगा। जैसे कि विंड मिल, तो विंड मिल में यूज करते हैं हम इंडक्शन जनरेटर, वहां पर यह हमें फायदेमंद पहुंच जाता है, तो वहां हम फिर इंडक्शन जनरेटर का यूज करते हैं, दैट इज वेरिएबल स्पीड। ठीक है, चलिए अब बात आती है सिंक्रोनस मशीन की। सिंक्रोनस मशीन, अगर हम सिंक्रोनस मशीन की बात कर रहे हैं तो इट इज अ डबली एक्साइटेड मशीन। ये डबली एक्साइटेड होता है, ये डबली एक्साइटेड होता है। डबली एक्साइटेड मतलब इसके स्टेटर और रोटर दोनों में सप्लाई देते हैं। आपने देखा होगा स्टेटर भी आपका 3 फेज करंट फ्लो होता है उसमें, और उसका जो रोटर होता है उसमें भी होता है। हम बोल सकते हैं इट इज अ डबली एक्साइटेड मशीन बिकॉज बोथ स्टेटर एंड रोटर आर कनेक्टेड टू सप्लाई।
अब देखिए नाउ हमें पता है V इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ER इज इक्वल टू 4.44 F phi RN into KW, or we can say that phi R is approximately equal to V upon 4.44 F N KW, मतलब phi R is directly proportional to V by F. अगर सप्लाई वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो phi R कांस्टेंट है. लेट मान लेते हैं phi R की वैल्यू है 20 मिली वेबर, और phi R किससे मिलके बनता है? phi A प्लस phi F से. पहली चीज, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ध्यान से सुनिएगा. हाँ सेम ही है हमें. ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ठीक. अब देखिए ध्यान से सुनिएगा. V इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ER. अगर मैं ZA को दैट इज जो लीकेज इंपेडेंस है उसको नेग्लेक्ट कर दूं तो ER और V बराबर होते हैं. ER इक्वल टू V इक्वल टू 4.44 IR and KW. Phi R is approximately equal to V upon 4.44 F and KW. Phi R is directly proportional to V by F. अगर सप्लाई वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो phi R कांस्टेंट है. phi R मैंने एक एग्जांपल ले लिया 20 मिली वेबर. phi R बनता किससे है? phi A और phi F से, आर्मेचर फ्लक्स और फील्ड फ्लक्स से बनता है. ठीक है. अब देखो मैं तीन बात बता रहा हूं. सबसे पहली बात कि जो सिंक्रोनस मशीन है उसमें मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स प्रोड्यूस करने का काम किसका है? आर्मेचर फ्लक्स का है या फील्ड फ्लक्स का है? फील्ड वाइंडिंग. फील्ड वाइंडिंग का काम होता है कि भाई जितना आपको फ्लक्स चाहिए वो प्रोड्यूस करके देगा. बात समझ में आ गई? अगर मैं कहता हूं नॉमिनल एक्साइटेशन, नॉमिनल एक्साइटेशन का मतलब यह है कि भाई मुझे रिजल्टेंट फ्लक्स की जरूरत है. कितनी रिजल्टेंट फ्लक्स की जरूरत है? मुझे 20 मिली वेबर. तो पूरा का पूरा कौन प्रोड्यूस करके देगा? phi F प्रोड्यूस करेगा. अगर phi F की वैल्यू 20 मिली वेबर होती है, अगर phi F की वैल्यू 20 मिली वेबर होती है तो phi A की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. phi A की वैल्यू का 0 का मतलब यह है, phi A की वैल्यू का 0 का मतलब यह है कि जो आर्मेचर फ्लक्स है वो ना तो यहां पे मैग्नेटाइजिंग है ना ही डीमैग्नेटाइजिंग है. यहां पे जो आर्मेचर फ्लक्स है वो है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग. सो आर्मेचर रिएक्शन इज क्रॉस मैग्नेटाइजिंग. अगर आर्मेचर रिएक्शन क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होती है जनरेटर के केस में, तो अगर बी यहां पे होता है तो आइए सेम फेज में होता है, और बी और अगर आइए सेम फेज में होता है तो हम कहते हैं वर्क्स एट यूनिटी पावर फैक्टर. नाउ अंडर एक्साइटेशन, ध्यान से सुनिएगा, भले ही थोड़ी देर बाद लिख लीजिएगा. ध्यान से सुनिए. अंडर एक्साइटेशन जरूरत है मुझे 20 मिली वेबर की. अंडर एक्साइटेशन जरूरत है मुझे 20 मिली वेबर की, मगर जो फील्ड फ्लक्स है जिसका काम है 20 प्रोड्यूस करना, वो कह रहा है कि वो अंडर एक्साइटेड है. अंडर एक्साइटेड मतलब 20 प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है. 20 नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है मतलब phi F की वैल्यू मान लो 15 मिली वेबर है. अगर ये 15 मिली वेबर है phi F की तो बचा हुआ, क्योंकि phi R तो चेंज नहीं होगा. phi R तो बोल रहा है भाई मैं तो 20 मिली वेबर ही रहूंगा, क्योंकि मैं सप्लाई वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता हूं जो कि कांस्टेंट है. तो phi R बोल रहा है कि भाई मैं तो 20 ही रहूंगा. तो 20 को पूरा करने के लिए दूसरा कौन है? दूसरा है phi A. तो यहां पे phi A हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 5 मिली वेबर. तो phi A बोलेगा कि मैं आपकी मदद करूंगा इसको 20 बनाने के लिए. तो phi A प्लस phi F इज इक्वल टू 20 मिली वेबर. तो यहां पे phi A ने मदद की है. अगर phi A ने इसकी मदद की है इसका मतलब यह है कि आर्मेचर रिएक्शन इज मैग्नेटाइजिंग. आर्मेचर रिएक्शन इज मैग्नेटाइजिंग. अगर आर्मेचर रिएक्शन इज मैग्नेटाइजिंग इसका मतलब यह है, आर्मेचर रिएक्शन इज मैग्नेटाइजिंग इसका मतलब यह है कि आर्मेचर, ये बेसिकली ये जनरेटर है, देखो ये जनरेटर है. तो जनरेटर में आर्मेचर मैग्नेटाइजिंग मतलब phi A, मतलब एक प्रकार से जो phi A है जो IA है,
आईए मतलब बेसिकली यहाँ पे जो आईए करंट है वो फ्लक्स प्रोड्यूस करने में मदद कर रहा है, मतलब वो एक मैग्नेटाइजिंग करंट हो गया। अगर वो मैग्नेटाइजिंग करंट हो गया मतलब वो एक इंडक्टर की तरह काम कर रहा है। भाई जनरेटर के अंदर जो आर्मेचर करंट है वो फ्लक्स प्रोड्यूस करने में मेहनत करवा रहा है, इसका मतलब वो खुद एक इंडक्टर की तरह काम कर रहा है। अगर वो इंडक्टर की तरह काम कर रहा है तो वो रिएक्टिव पावर कंज्यूम करेगा। रिएक्टिव पावर डिलीवर कौन करेगा? कैपेसिटर डिलीवर करेगा। अगर रिएक्टिव पावर कैपेसिटर डिलीवर कर रहा है तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जनरेटर किस पावर फैक्टर पे काम करेगा तो आप कहेंगे इसका लोड कैसा है, इसका लोड कैपेसिटिव है, तो आप कहेंगे आर्मेचर रिएक्शन वर्क्स, सिंक्रोनस जनरेटर वर्क्स एट लीडिंग पावर फैक्टर। और आप देखो ना, जब आर्मेचर रिएक्शन मैग्नेटाइजिंग होता है तो सिंक्रोनस जनरेटर आपका लीडिंग पावर फैक्टर पे ही काम करता है। तीसरा, ओवर एक्साइटेशन। ओवर एक्साइटेशन मतलब 5 ज्यादा प्रोड्यूस हो गया, मतलब होना चाहिए था 20 मगर हो गया 25, तो फाइव क्या करेगा? उसको रिड्यूस करेगा, मतलब -5 मिली वेबर। फाइव उसको क्या करेगा? रिड्यूस करेगा, मतलब आर्मेचर रिएक्शन शुड बी डीमैग्नेटाइजिंग। और आर्मेचर रिएक्शन डीमैग्नेटाइजिंग कब होता है? जब सिंक्रोनस जनरेटर वर्क्स करता है लैगिंग पावर फैक्टर पे। और सिंक्रोनस जनरेटर लैगिंग पावर फैक्टर का मतलब क्या हुआ? इसका जो लोड है वो इंडक्टर की तरह काम कर रहा है, मतलब खुद किसकी तरह काम कर रहा है? कैपेसिटर की तरह, मतलब ये रिएक्टिव पावर डिलीवर करेगा। मतलब देखो, एक्साइटेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि सिंक्रोनस जनरेटर को कैसा काम कराना है आपको। यूनिटी पे, आपका लैगिंग पे, लीडिंग पे रिएक्टिव पावर डिलीवर कराना हो, रिएक्टिव पावर कंज्यूम कराना हो, सब कर सकता है। अभी तो अपन लोग देखना, अभी एक वी कर्व, इन्वर्टेड वी कर्व बनाएंगे, ठीक है, इसको डेराइव करेंगे, तो उसमें मैं बताऊंगा कैसे एक्साइटेशन को वेरी करके हम इसको लैगिंग पे भी करा सकते हैं, लीडिंग पे भी करा सकते हैं, यूनिटी भी करा सकते हैं। मगर अब हमें इतना समझ में आ गया कि जब मैं कहूंगा कि भाई ऐसा एक्साइटेशन रखा है कि वो यूनिटी पावर फैक्टर पे काम कर रहा है, मतलब आप समझ जाएंगे ना तो ये रिएक्टिव पावर डिलीवर कर रहा है ना कंज्यूम कर रहा है, इसका लोड रेजिस्टिव है। जब मैं कहूंगा कि भाई मैंने इसको एक्साइटेशन को चेंज करके इसको काम करा रहा हूं लीडिंग पावर फैक्टर पे, तो आप बोलेंगे कि इसका जो लोड है वो कैपेसिटिव है, खुद इंडक्टर है, रिएक्टिव पावर कंज्यूम कर रहा है, इसका लोड रिएक्टिव पावर डिलीवर कर रहा है। जब मैं ऐसा एक्साइटेशन करूंगा कि कहूंगा कि भाई ये लैगिंग पावर फैक्टर पे काम कर रहा है, इसका लोड लैगिंग है, मतलब इसका लोड इंडक्टिव है, ये खुद कैपेसिटर की तरह काम कर रहा है, ये रिएक्टिव पावर डिलीवर कर रहा है, इसका लोड इंडक्टिव रिएक्टिव पावर कंज्यूम कर रहा है, तो और सही समझ में आएगा। अगर आप गेट 2023-24 के एस्पिरेंट है और अगर आप EECIN के स्टूडेंट हैं तो गेट एकेडमी डिफरेंट कोर्सेज ऑफर करता है। क्या क्या कोर्सेज हैं देखते हैं। गेट एकेडमी ऑफर करता है लाइव क्लासरूम प्रोग्राम, जो कि ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम होता है। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा ऑफलाइन में चलता है, ठीक है। इसमें एक और बेनिफिट रहता है, लाइव क्लासरूम तो हम अटेंड करते ही हैं, साथ ही साथ
इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलते हैं। मतलब जैसे अगर सुबह एक सेशन हुआ वो आपने अटेंड किया तो ठीक है, अगर आप नहीं करते हैं तो भी वो उसका रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास अवेलेबल रहेगा, तो बाद में आप अपना टाइम निकाल के जिस हिसाब से उसको कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक चैट बॉक्स दिया रहता है जिसमें कि आप लाइव सेशन में ही फैकल्टी से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जितना भी रीडिंग कंटेंट है वो आपको डिजिटल और प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल रहता है। ठीक है, ये जो लाइव क्लासरूम है ये आपको अवेलेबल रहता है, दैट इज एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म, दैट इज गेट एकेडमी लाइव पे। इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है आपको पेन ड्राइव कोर्स जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस दिए जाते हैं। इसमें आपको इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है दैट इज जी ड्राइव कोर्स। इट इज ऑल्सो अ बेस्ट ऑफलाइन मोड ऑफ वीडियो कोर्स। ठीक है, इसमें बस ये है कि हमें जो भी वीडियोस है उन्हें डाउनलोड करना होता है। ठीक है, ठीक है, बट इसमें भी हमें इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है वीडियो ऑन डिमांड, दैट इज वीओडी। ठीक है, बट इसके लिए हमें एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है टैबलेट को, जिसमें आपको एक टैबलेट प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज सैमसंग गैलेक्सी टैब ए, जिसमें कि गेट एकेडमी की सारी एप्लीकेशन पहले से ही लोडेड रहती हैं, आपको सारे वीडियोस पहले से रिकॉर्डेड रहते हैं। ठीक है, तो ये भी आप ले सकते हैं, वीओडी इज ऑल्सो गुड। इसमें आपको लाइव इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बिल्कुल ऑफलाइन कोर्स जैसा है। ठीक है, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग भी गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है, जिसमें कि टेक्निकल क्लासेस होती हैं जिसमें सारे लैंग्वेजेस आपको पढ़ाए जाते हैं, एप्टीट्यूड रीजनिंग की 100+ क्लासेस होती हैं, पीडी सेशंस होते हैं, पर्सनल इंटरव्यू गाइडेंस होती है। ठीक है, तो सीआरटी भी गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है पोस्ट गेट गाइडेंस प्रोग्राम। गेट क्वालिफाई करने के लिए या तो आप एमटेक पे जाएंगे या पीएसयू के लिए जाएंगे, तो दोनों के लिए ही गेट एकेडमी प्रोग्राम प्रोवाइड करता है, जिससे कि आपको आगे किस तरीके से क्या क्या आईआईटीज हैं, क्या क्या आईएम्स हैं, इसकी पूरी नॉलेज, वहां का क्या प्रोसीजर है, पीएसयूज उसके जो इंटरव्यूज हैं उसके लिए भी आपको गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ठीक है, इवन एलुमनाई जो भी पुराने होंगे उनसे आपको इंटरेक्ट किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है जो जितने भी कोर्सेज हैं उसमें 3 डिफरेंट टाइप के कोर्सेज हैं, बेसिक, एसेंशियल और जीनियस। ठीक है, अगर हम बात करें वीडियो लेक्चर्स की, तो वीडियो लेक्चर्स तीनों में प्रोवाइडेड रहते हैं। वर्कबुक प्रिंटेड आपको सिर्फ एसेंशियल जीनियस में मिलता है, पीडीएफ आपको तीनों में मिलता है, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन बुक आपको सिर्फ जीनियस में प्रोवाइड किया जाता है, बैग आपको एसेंशियल और जीनियस में प्रोवाइड किया जाता है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सिर्फ आपको एसेंशियल जीनियस में मिलेगी, बेसिक में नहीं मिलेगी। एक्सेस टू डाउट पोर्टल ये तीनों में रहेगा, स्पेशल लाइव ऑनलाइन सेशन आपको तीनों में मिलता है। इसमें से आप कोई भी कोर्स अगर ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9713113156 पे, या फिर आप विजिट कर सकते हैं gateacademy.co.in पे। इसके अलावा अगर हम बात करें गेट एकेडमी पब्लिकेशन की, जो कि बहुत ही अच्छी है, जिसमें अगर हम टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर गेट सॉल्यूशन बुक देखें तो इंजीनियर मैथमेटिक्स, इंजीनियर जनरल एप्टीट्यूड दोनों की अवेलेबल है फॉर ऑल ब्रांचेस। कॉमन टॉपिक की अगर हम बात करें कहां पे, दैट इज इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन की, तो उसके लिए आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। कोर सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन की सेपरेट बुक आपको मिलती है कोर के। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 अलग आती है, जिसमें कि आपको पूरा थ्योरी, पूरा आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से बुक बनाई गई है। ठीक है, इस बुक को भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 1 में ट्रांसफॉर्मर और डीसी मशीन है, वॉल्यूम 2 में इंडक्शन और सिंक्रोनस मशीन है। बहुत शानदार बुक है ये। ठीक है, इसके अलावा ईएमटी और कम्युनिकेशन की भी सेपरेट बुक हम प्रोवाइड करते हैं। अगर आप गेट 2023-24 के एस्पिरेंट है और अगर आप EECIN के स्टूडेंट हैं तो गेट एकेडमी डिफरेंट कोर्सेज ऑफर करता है। क्या क्या कोर्सेज हैं देखते हैं। गेट एकेडमी ऑफर करता है लाइव क्लासरूम प्रोग्राम, जो कि ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम होता है। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा ऑफलाइन में चलता है। ठीक है, इसमें एक और बेनिफिट रहता है, लाइव क्लासरूम तो हम अटेंड करते ही हैं, साथ ही साथ इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलते हैं। मतलब जैसे अगर सुबह एक सेशन हुआ वो आपने अटेंड किया तो ठीक है, अगर आप नहीं करते हैं तो भी वो उसका रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास अवेलेबल रहेगा, तो बाद में आप अपना टाइम निकाल के जिस हिसाब से उसको कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक चैट बॉक्स दिया रहता है जिसमें कि आप लाइव सेशन में ही फैकल्टी से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जितना भी रीडिंग कंटेंट है वो आपको डिजिटल और प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल रहता है। ठीक है, ये जो लाइव क्लासरूम है ये आपको अवेलेबल रहता है, दैट इज एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म, दैट इज गेट एकेडमी लाइव पे।
इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है आपको पेन ड्राइव कोर्स, जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस दिए जाते हैं। इसमें आपको इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है दैट इज जी ड्राइव कोर्स। इट इज ऑल्सो अ बेस्ट ऑफलाइन मोड ऑफ वीडियो कोर्स। ठीक है, इसमें बस ये है कि हमें जो भी वीडियोस है उन्हें डाउनलोड करना होता है। ठीक है, ठीक है, बट इसमें भी हमें इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है वीडियो ऑन डिमांड, दैट इज वीओडी। ठीक है, बट इसके लिए हमें एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है टैबलेट कोर्स, जिसमें आपको एक टैबलेट प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज सैमसंग गैलेक्सी टैब ए, जिसमें कि गेट एकेडमी की सारी एप्लीकेशन पहले से ही लोडेड रहती हैं, आपको सारे वीडियोस पहले से रिकॉर्डेड रहते हैं। ठीक है, तो ये भी आप ले सकते हैं। वीओडी इज ऑल्सो गुड। इसमें आपको लाइव इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बिल्कुल ऑफलाइन कोर्स ऐसा है। ठीक है, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग भी गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है, जिसमें कि टेक्निकल क्लासेस होती हैं, जिसमें सारे लैंग्वेजेस आपको पढ़ाए जाते हैं। एप्टीट्यूड रीजनिंग की 100+ क्लासेस होती हैं, पीडी सेशंस होते हैं, पर्सनल इंटरव्यू गाइडेंस होती है। ठीक है, तो सीआरटी भी गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है पोस्ट गेट गाइडेंस प्रोग्राम। गेट क्वालिफाई करने के लिए या तो आप एमटेक पे जाएंगे या पीएसयू के लिए जाएंगे, तो दोनों के लिए ही गेट एकेडमी प्रोग्राम प्रोवाइड करता है, जिससे कि आपको आगे किस तरीके से क्या क्या आईआईटीज हैं, क्या क्या आईएम्स हैं, इसकी पूरी नॉलेज, वहां का क्या प्रोसीजर है, पीएसयूज उसके जो इंटरव्यूज हैं उसके लिए भी आपको गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ठीक है, इवन एलुमनाई जो भी पुराने होंगे उनसे आपको इंटरेक्ट किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है जो जितने भी कोर्सेज हैं उसमें 3 डिफरेंट टाइप के कोर्सेज हैं, बेसिक, एसेंशियल और जीनियस। ठीक है, अगर हम बात करें वीडियो लेक्चर्स की, तो वीडियो लेक्चर्स तीनों में प्रोवाइडेड रहते हैं। वर्कबुक प्रिंटेड आपको सिर्फ एसेंशियल जीनियस में मिलता है, पीडीएफ आपको तीनों में मिलता है, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन बुक आपको सिर्फ जीनियस में प्रोवाइड किया जाता है, बैग आपको एसेंशियल और जीनियस में प्रोवाइड किया जाता है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सिर्फ आपको एसेंशियल जीनियस में मिलेगी, बेसिक में नहीं मिलेगी। एक्सेस टू डाउट पोर्टल ये तीनों में रहेगा, स्पेशल लाइव ऑनलाइन सेशन आपको तीनों में मिलता है। इसमें से आप कोई भी कोर्स अगर ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9713113156 पे, या फिर आप विजिट कर सकते हैं gateacademy.co.in पे। इसके अलावा अगर हम बात करें गेट एकेडमी पब्लिकेशन की, जो कि बहुत ही अच्छी है, जिसमें अगर हम टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर गेट सॉल्यूशन बुक देखें तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंजीनियर जनरल एप्टीट्यूड दोनों की अवेलेबल है फॉर ऑल ब्रांचेस। कॉमन टॉपिक की अगर हम बात करें कहां पे, दैट इज इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन की, तो उसके लिए आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। कोर सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन की सेपरेट बुक आपको मिलती है कोर के। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 अलग आती है, जिसमें कि आपको पूरा थ्योरी, पूरा आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से बुक बनाई गई है। ठीक है, इस बुक को भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 है। वॉल्यूम 1 में ट्रांसफॉर्मर डीसी मशीन है, वॉल्यूम 2 में इंडक्शन और सिंक्रोनस मशीन है। बहुत शानदार बुक है ये। ठीक है, इसके अलावा ईएमटी और कम्युनिकेशन की भी सेपरेट बुक हम प्रोवाइड करते हैं।